हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न एनसीईआरटी पे आधारित है। आज सेट नंबर 1 देखेंगे विस्तार से। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर लें। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ को कब दिया गया था। तो महारानी एलिजाबेथ जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए, तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था पुर्तगालियों के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है 2 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो ये कौन शामिल नहीं थे उग्रवादियों में से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो थे उग्रवादियों से। लाल बाल पाल के नाम से ये ही तीनों जाने जाते हैं। और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का सर्वाधिक विरोध किए थे और उसी वक्त उनका लाहौर में मृत्यु हो गया था 1928 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किए थे। और बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। चलिए एमजी रनाडे महाराष्ट्र से संबंधित रखते थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर बोलता है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। तो कौन से परिणाम जो बाद में घातक सिद्ध हुए थे, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। यानी कि कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। इसका मुख्य अब जो निभाए थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट नहीं, इन्हीं का सहयोग से ये मुस्लिम और कांग्रेस का मिलन हुआ था। और इनका अध्यक्षता जो किए थे 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। और इसी समय महात्मा गांधी से मिलने का प्रयत्न किए थे राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह के लिए 1917 में फिर आए थे महात्मा गांधी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1916 में ही एकमात्र बिहारी किसान नेता जो है हिंदी में जाकर के भाषण दिए थे मंच पे, तो ये राजकुमार शुक्ल थे यही अधिवेशन में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के प्रयत्न से चालू किया गया था। और इसमें 3 सत्याग्रही हुए थे। पहला जो हुए थे आपका विनोबा भावे हुए थे, और दूसरा हुए थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ही पूछा गया 67वां बीपीएससी 2022 में। तो ये तीसरा ब्रह्मदत्त होते थे। तीसरा सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए, अगला क्वेश्चन बोलता है 5 नंबर में बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले थी। तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका फिर विलय कर दिया गया 1986 में। 1886 ईस्वी में विलय कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में किया गया था। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर बोलता है साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो बोलता है कि इन प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि थी। तो ये गलत हो जाएगा। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। बोलता है 3 नंबर में कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था।
तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1927 ईस्वी में हुआ था साइमन कमीशन की स्थापना। और भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी को आया था। सबसे पहले बम्बई में पहुंचा था। कहाँ? बम्बई में पहुंचा था साइमन कमीशन। और इसी का विरोध करते करते लाला लाजपत राय को लाठी से उनको घायल करके उनकी मृत्यु हो गई थी 28 दिसंबर को ही। और ये 1928 ईस्वी को ये उनकी मृत्यु हो गई। और लाहौर में विद्रोह कर रहे थे। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे? तो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे? तो ये लिबरल पार्टी के से चुनाव जीते थे। और कब लड़े थे? तो 1892 ईस्वी में ये चुनाव लड़े थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर है कि भारत पर हूनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो किस शासक के समय में हुआ था? अस्कंद गुप्त के समय में हुआ था भारत पर हूनों का आक्रमण अस्कंद गुप्त के समय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज इन्हीं को कहा जाता है। बीना सिक्का पर बीना बजाते हुए इन्हीं का नजर आता है। कुमार गुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं, जो समुद्रगुप्त का पुत्र कहलाते थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका कुमार गुप्त ही थे। चलिए आगे क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है यहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय नहीं, नर्मदा नदी के तट पर किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय को ही किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने हरा करके वो हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसमें? मुंडकोपनिषद में है सत्यमेव जयते। भारत का ये जो है वाक्य कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इनका हो जाएगा महायान शाखा से। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था प्रथम शताब्दी में। इसी में 2 भागों में बट गया था महात्मा बुद्ध की शाखाएं जो थी। एक हो गया था महायान और दूसरी हो गया था हीनयान। मूर्ति पूजा महायान शाखा ही करता था और कनिष्क जो था महायान का शाखा से संबंधित रखता था। और कनिष्क के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध को ही ये भगवान की दर्जा दे करके मूर्ति पूजा करना स्टार्ट किया था। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब 563 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। कब? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए आगे की क्वेश्चन है 12 नंबर की, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन को कहा जाता था इबादत खाना। कब बना था? तो 1571 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना करवाए थे। ये आपका अकबर ने करवाए थे। और यहाँ सभी धर्मों के साधुओं से एक पर बैठ करके विचार विमर्श होता था। बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ने ही करवाए थे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। तेरह नंबर क्वेश्चन है, कहता है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके शासनकाल में वो विख्यात थे तानसेन और बैजू बावरा? तो हो जाएंगे अकबर के शासनकाल में। अकबर के ही शासनकाल में ही अकबर ने ही चित्रकला का कारखाना लगवाया था सबसे पहले। और अकबर के शासनकाल में ही शासनकाल को ही हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। एकता प्रथा किसने चलवाया था? तो ये जजिया कर भी लगाया था आपका अकबर ने ही चलाया था।
हुमायूं के बारे में जानते हैं कि हुमायूं 2 बार शासन का गद्दी पर बैठने वाले दिल्ली सल्तनत का ये शासक है, ये आपका पहला एकमात्र शासक है। जहांगीर के बारे में जानते हैं कि इन्हें न्याय का जंजीर के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। बाबर के बारे में जानते हैं, बाबर ने भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किए थे और बाबर ने सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, और बाबर ने मुगल यानी मुगल वंश की स्थापना जो कर दिया था 1526 में ही किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है या किस देश में स्थित है। न्यू कैसल पोर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। बोलता है ऑस्ट्रेलिया जो है कंगारुओं का भूमि कहा जाता है और प्यासी भूमि जो कहा जाता है कंगारू, ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, और ऊन का सर्वाधिक उत्पादक विश्व में जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। कनाडा के बारे में जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक लुगदी और कागज का उत्पादन आपका कनाडा ही है, और दूसरा जो है यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है जो दूसरा आपका कनाडा है दूसरा नंबर पर। मैक्सिको है, मैक्सिको आपका चांदी उत्पादन में विश्व का पहला स्थान प्राप्त करता है मैक्सिको। यूएसए जो है मक्का बाजरा को उत्पादन में सबसे अधिक है आपका यूएसए। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो देशांतर रेखाओं के कथन में ये संबंध में कौन सही है, तो आंसर हो जाएगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री को कहा जाता है, कितना 0 डिग्री को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर बोलता है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम जो है कौन सा है, तो हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा, अन्नालाई पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। अपने मार्ग बदलने के लिए आपका कोसी नदी जो है सर्वाधिक बार बदलती है। कोसी नदी आपका नेपाल से निकलता है और बिहार को ये शोक कहा जाता है, किसका, बिहार का शोक कहलाता है आपका कोसी नदी। और कोसी नदी जो है ये यहाँ से निकलती है आपका नेपाल से। दामोदर नदी है जो कहा जाता है जीवन रेखा गुजरात का जीवन, माफ कीजिएगा, ये बंगाल का जीवन रेखा कहा, विनाशकारी कहा जाता है आपका दामोदर नदी को, और ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर बोलता है, कहता है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है। अनुवर्रक हो जाती है कौन सी मिट्टी में, तो लेटेराइट मिट्टी में हो जाती है, और लेटेराइट मिट्टी ये दक्षिणी भारत में पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी चाय उत्पादन, कॉफी उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। टोटल 22% जो है सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। रेगुर और काली मिट्टी जो है सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में, और कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत में कपास का अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए में बोलता है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा में बोलता है कि यह एक कण प्रकृति है, तो ये भी सही है। तीसरा में बोलता है यह ऊर्जा एक रूप है, तो ये भी आपको सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 का आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे है, कैसी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर बोलता है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये किण्वन के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक
एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर लाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आकार जो है बढ़ जाता है। क्या? एक वर्ग जो है ऊपर से नीचे लाने पर क्या होता है? उसकी आकार जो है बढ़ जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो विसरण जो होता है धूलकण के कारण होता है प्रकाश का विसरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या जो है ये आपका 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो किस ये तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सांप का विष जो होता है ये होता है, ये कौन सा होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पूरे बॉडी को प्रभावित करता है। चलिए 25 नंबर है कि दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब का विमीय सूत्र आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AL -1 T⁻²। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है? तो ये हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कोयला। कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और सर्वाधिक कोयला का भंडार के रूप में जाना जाता है आपका झारखंड। दूसरी बात बोलता है कि विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका चीन हो जाएगा, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश। 27 नंबर है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो याददाश्त का संबंध जो है मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरेब्रम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी के टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखता है। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर बोलता है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो वह कौन सी पक्षी है? तो वो कौन सी पक्षी है? तो ये हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित यानी कि किसको प्रयोग किया जाता है? विभवांतर किससे मापा जाता है? तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर से विभवांतर वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर बोलता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन जो है ये आपातकाल के समय कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। और आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी नहीं ये भंग हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल आपका 1 वर्ष होता है। अब सबसे बड़ी समिति जो है ये प्राक्कलन समिति ही है। और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और 30 के 30 जो होती है लोकसभा से होती है। कहाँ से होती है? लोकसभा से होती है। आइए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किसकी अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद से निकाला जाता है। और संचित निधि से निकाला जाता है तो 266 के अनुच्छेद के तहत निकाला जाता है, ये भारत की संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार। और बोलता है अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है। मौलिक अधिकार प्रस्तावना ये पुनर्वलोकन लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। बोलता है
संविधान की प्रक्रिया लिया गया है आपका जापान के संविधान से और जर्मनी से लिया गया आपात उपवन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, समझ समानता का अधिकार आपका ब्रिटेन के सरकार से लिया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है भाग 20 में किया गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में है, तो ये आपका हो जाएगा संविधान संशोधन 300 कितना है, संविधान संशोधन हो जाएगा आपका 200, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, कब है 368 में, और भाग हो जाएगा आपका 20 भाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 36 नंबर बोलता है कि ये एक सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में हो जाएगा, दल बदल आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची, और बोलता है 73वें संविधान संशोधन जो हो जाएगा 11वीं अनुसूची में हो जाएगा, और भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल जो है 1985 ईस्वी में बनाया गया था, 52वां संविधान संशोधन से राजीव गांधी के समय में किया गया था। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, कितने टोटल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची को जो है 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत, और भूमि सुधार से अधिग्रहण से संबंधित है। 11वीं अनुसूची से संबंधित है 73वें संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी में लागू किया था और पंचायती राज से संबंधित था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है आपका लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को, जो 1835 ईस्वी में चलाया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में चलाए थे। लॉर्ड मिंटो कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने इसी को कहा था कि पाकिस्तान का जन्मदाता इन्हीं को कहा था मिंटो, और लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना आपका ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। ये मुस्लिम लोगों ने जाकर के मिंटो से शिमला में जाके बैठक किया था, शिमला में ही बुलाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था और 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत करवाया था, और इन्हीं के शासनकाल में मेयो ने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये अपना पद से इस्तीफा दिए थे, बंगाल में थे। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है। तो ये हो जाएगा गुलाबी क्रांति का संबंध जो है प्याज और झींगा उत्पादन से है। लाल क्रांति हो जाएगा मांस और टमाटर उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है जो मत्स्य झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा, और गोल्डन क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेटन वुड जुड़वा से नाम से जाना जाता है IMF और विश्व बैंक। ब्रेटन वुड जो हुआ था, कब हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था, और 1945 ईस्वी में IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। कब हुआ था 1945 ईस्वी में, इसी के प्रभाव से हुआ था। और ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है। IMF का मुख्यालय जो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC होगा। गैट के स्थान पर WTO का नाम कर दिया गया था 1995 ईस्वी के कर दिया था, और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा है। क्या है, जेनेवा हो जाएगा इसका मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1934 के अधिवेशन 1934 के अधिनियम से 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को। और उसके बाद इसका मुख्यालय जो है, प्रथम मुख्यालय बना था कोलकाता में। कहाँ बना था? कोलकाता में बना था प्रथम मुख्यालय। और यहाँ से कोलकाता से परिवर्तन कर करके आपका मुंबई कर दिया गया। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई है। कहाँ? मुंबई हो जाएगा। और इसका प्रथम जो है गवर्नर बने थे बी स्मिथ बने थे। और प्रथम भारतीय ये सन्मुख कौन बने थे? ये सन्मुख सेठी बने थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 में। 1955 बोलता है 1955 ने इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था और उन्हीं के नाम परिवर्तन कर दिया था 1955 ईस्वी में। तब एसबीआई नाम कर दिया गया था। तो एसबीआई का गठन भी बोल सकते हैं 1955 में। 1969 के बारे में जानते हैं कि 1969 में जो हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। टोटल वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 14 अभी है। 1935 तो तब हम लोग जाने गए हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, हिंदू राष्ट्र का विकास मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विकास जो है बीडी सावरकर ने कहा था। और बीडी सावरकर का एक मुख्य प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है, कहता है अभिनव भारत की क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये बीडी सावरकर नहीं किए थे। कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में किए थे। कब? 1904 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बीडी सावरकर। 1857 पुस्तक के लेखक भी बीडी सावरकर ही हैं। बीडी सावरकर को रखा गया था, ये अंडमान निकोबार की जेल में, सेलुलर जेल में इनको बंद करके रखा गया था। तो इनका अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल में इनका भी एक नाम वहाँ दर्ज किया गया है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर बोलता है कि भारत में आयकर है। तो भारत में आयकर क्या है? तो ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। यक्षगान हो जाएगा आपका कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक हो जाएगा। कथकली केरल हो जाएगा। और ओडिसी उड़ीसा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो किस से है? किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका मलखंभ से है। ऑप्शन नंबर बी मलखंभ से है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर बोलता है कि निपख आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? प्रेरणा कौन थे? तो दादू दयाल थे। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि द्रकमा सिक्का किसने चलवाया था? तो द्रकमा सिक्का आपका ग्रीक ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुषाणों ने शुद्ध सोना चलवाया था। किसने? कुषाणों ने शुद्ध सोना चलवाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 नंबर है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी के उर्वरकता को बढ़ाता है। तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खादर। नई मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका नई मिट्टी है जो नदियों की गाद से दहा करके आती है। रेगुर मिट्टी आपको काली मिट्टी के कहते हैं और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है तो वो कहाँ होता है? तो थर्मोक्लाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ? थर्मोक्लाइन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बेसल मापदंड का संबंधित किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 50 नंबर और आखिरी प्रश्न है इस सेट का। तो चलिए देखते हैं और इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा। कहता है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। वन लाइनर है
तो वन लाइनर एक बार भी एक नज़र रख करके पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ था। दूसरा बोलता है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले थे? तो ये मेहरगढ़ में मिले थे। फिर तीसरा बोलता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, तो कहाँ से? दमदमा से मिले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोलता है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बुर्ज से मिले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से? बुर्ज से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, और कालीबंगन घग्गर नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। कहाँ से? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, कहता है अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन के बारे में तो अभी ही जाने हैं। लोथल आपका कहाँ पड़ता है? भोगवा नदी पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। अगला प्रश्न है, कहता है युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से? तो ये कालीबंगन से हुआ है और लोथल से भी हुआ है। तो ये लोथल से अनाज भी मिला है आपका, और कालीबंगन से क्या हुआ है? ये ईंट का अंकन मिला था। तो ये हो जाएगा कालीबंगन और लोथल। चलिए, अगला प्रश्न है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? अभी हम लोग जिक्र किए हैं, तो कालीबंगा से हुआ है। और कहता है अगला क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन जो है हड़प्पा काल में ही हुआ था, शवों को दफनाने का। अगला प्रश्न है कि शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो काल में हुआ था। हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। अगला प्रश्न है, कहता है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई 3 मुख वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। गोदीवाड़ा भी यहीं से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से ही है। विशाल स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, बोलता है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। तो ये बनवाली से मिट्टी का निर्मित हल का साक्ष्य। अगला प्रश्न है कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न बोल रहा है, कहता है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, तो कौन है? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न बोल रहा है, कहता है कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था, एक कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ था, ये चावल का साक्ष्य। चलिए, अगला प्रश्न बोल रहा है, कहता है आग का आविष्कार जो हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। पत्थरों को जला करके आदिवासियों ने ये आविष्कार किया था। क्या? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। और पहिया जो था बैलगाड़ी यानी माल को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, 1 बैल या 2 बैल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो जौ था और गेहूं, यवन था, गेहूं था। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तांबा था। कौन सा? तांबा था। चलिए, बोलता है अगला प्रश्न में कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो लोथल और सुरगोडदा थे। लोथल आपका गुजरात में पड़ते हैं, किस नदी पर? तो भोगवा नदी पर पड़ता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा जाता है, पिग्गट को कहा जाता है। तो दोस्तों, अगले सेट के साथ हम मिलते हैं, तब तक की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।